गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सावित्री के साथ गुजर बसर करता था। मनोज के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत से खेती करता और उसी से अपना और सावित्री का पेट पालता था। मनोज बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। गांव में ज्यादातर लोग उसकी तरह किसान ही थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा और सारे खेत सूख गए। मनोज की फसलें भी नष्ट हो गईं। अब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। एक दिन सावित्री ने कहा, अब क्या करेंगे मनोज? घर में सिर्फ 2 दिन का ही अनाज बचा है। तुम चिंता मत करो सावित्री, सिर्फ हमारे ही नहीं, पूरे गांव के लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कुछ न कुछ जरूर होगा। मैं सरपंच जी से मदद मांगने जाऊंगा। मनोज जब सरपंच धनीराम जी के पास पहुंचा तो देखा पहले से कई किसान वहां मदद मांगने आए थे। सरपंच जी, सूखे के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब तो घर में 2 दिन का ही खाना बचा है। मुझे सबकी परेशानी का अंदाजा है, पर एक साथ मदद करना मुश्किल है। मैंने दूसरे गांव के सरपंच से मदद मांगी है। जैसे ही कुछ आता है सबको दिया जाएगा। मनोज निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ, कुछ मदद मिली? नहीं, सरपंच जी ने कहा कि मदद आने में समय लगेगा। आप अपने पुराने दोस्त कमलेश से मदद क्यों नहीं मांगते? वह तो अब बड़ा व्यापारी बन गया है। ठीक है, कल जाता हूँ। कमलेश एक लालची और कठोर व्यापारी था जो गरीबों की मदद करने से कतराता था। मनोज अगली सुबह उसके पास गया। क्यों आया है मनोज? तेरी फसल बर्बाद हो गई तो मैं क्या करूं? अगर थोड़े पैसे उधार दे देता तो कुछ दिन निकल जाते। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, किसी और के पास जा। कमलेश की बातों ने मनोज का दिल तोड़ दिया। वह उदास होकर घर लौटा। चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास थोड़ा सा खाना है, कुछ न कुछ होगा। अगले दिन जब घर में कुछ भी नहीं बचा तो सावित्री ने सुझाव दिया कि जंगल में चलकर कुछ फल ढूंढे जाएं। मनोज जंगल गया, लेकिन वहाँ पहले से लोग फल बटोर चुके थे। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक पेड़ दिखा जिस पर थोड़े फल थे। जब वह फल तोड़ ही रहा था तभी एक साधु वहाँ आए। बेटा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मेहनती और दयालु हो। ये लो ये जादुई बीज, इसे अपने घर के पीछे लगाना, चमत्कार जरूर होगा। मनोज घर जाकर बीज लगाया और पूरी बात सावित्री को बताई। अगली सुबह जब वे उठे तो बीज एक फलदार पेड़ बन चुका था जिस पर अनगिनत फल थे। अब मनोज रोज थोड़े फल तोड़ता और बाजार जाकर बेचता। वह गरीबों को सस्ते या मुफ्त में फल देता। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। यह देखकर कमलेश जलने लगा। ये मनोज रोज इतने फल कहाँ से लाता है, मैं देखता हूँ। कमलेश ने एक रात चोरी से पेड़ के सारे फल तोड़ लिए, पर अगली सुबह मनोज के पास फिर ताजे फल थे। कमलेश को गुस्सा आया और वह रात को उस पेड़ को काटने गया, लेकिन पेड़ उसी पर गिर गया और वह बेहोश हो गया। सुबह जब सबको पता चला तो सरपंच धनीराम और गांव वाले वहां पहुंचे। अब तुझे यही मनोज माफ करेगा, नहीं तो तुझे सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो मनोज, मुझसे गलती हो गई। मनोज का दिल पसीज गया और उसने कमलेश को माफ कर दिया। अगले दिन फिर से जादुई पेड़ उग आया और मनोज और सावित्री ने उसी तरह लोगों की सेवा करते हुए जीवन बिताया। मनोज अब गांव में एक मिसाल बन चुका था। उसका घर अब सिर्फ उसका नहीं था, वह गांव के हर जरूरतमंद का ठिकाना था। लोग उसे अब फल वाला बाबा कहने लगे थे। सावित्री रोज सुबह पेड़ के नीचे बैठती और जरूरतमंद औरतों को भोजन बांटती। पर हर सुख के पीछे एक नई परीक्षा छिपी होती है। सरकारी अफसरों की नजर एक दिन गांव में बाहर से कुछ बड़ी गाड़ियां आईं। उनमें से कुछ सरकारी अधिकारी निकले जो जिले के उच्चाधिकारियों के आदेश पर आए थे। ये क्या मामला है? गांव के बीच में एक जादुई पेड़, इतने फल और मुफ्त में बांटा जाता है। ये पेड़ सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा। गांव वालों में फुसफुसाहट फैल गई। साहब, ये पेड़ साधु बाबा का दिया हुआ है। इसने गांव के सैकड़ों भूखे लोगों को बचाया है। हम इन भावनात्मक बातों में नहीं पड़ते। पेड़ की जमीन पर सरकार का हक होगा। अब से यहाँ से मिलने वाले फल पर सरकार का टैक्स लगेगा। गांव का रोष, गांव वालों में गुस्सा फैल गया।
वे सब इकट्ठे हुए और पहली बार धनीराम सरपंच ने भी खुलकर साथ दिया। इस पेड़ ने हमारे गांव को नई जान दी है। इसे छीनना हमारी आत्मा को छीनना है। गांव वाले कलेक्टर ऑफिस तक गए और धरना दिया। एक बूढ़ी अम्मा बोली, पहले तो सरकार ने भूख में कुछ नहीं दिया, अब जब फल मिल रहे हैं तो उन पर हक जता रही है। धरना दिनों तक चला। मनोज शांत था, पर भीतर से टूटने लगा था। अगर सरकार ये पेड़ ले गई तो क्या तुम टूट जाओगे? नहीं सावित्री, मैं सिर्फ पेड़ से नहीं, मेहनत और दया से जीता हूँ। न्याय और रहस्य कई दिन बीते। एक रात मनोज को फिर से वही साधु बाबा सपने में दिखे। बेटा, परीक्षा खत्म नहीं हुई। जो तूने दूसरों को दिया है वही तुझे अब बचाएगा। अगले दिन जब सरकारी अधिकारी फिर पेड़ को लेने आए तो अचानक पेड़ गायब हो गया। सब स्तब्ध रह गए। मनोज परेशान नहीं हुआ, पर तभी गांव की हर गली में, हर घर के आंगन में एक एक नया फलदार पेड़ उगाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे मनोज के घर था। चमत्कार की वापसी अब सिर्फ मनोज के घर नहीं, पूरे शिवपुर में वो जादुई फल उगने लगे थे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। ये भगवान का इशारा है। जो एक ने सबके लिए किया, अब वो सबको मिला। सरकार को झुकना पड़ा और अफसरों को हाथ जोड़कर लौटना पड़ा। कमलेश का परिवर्तन कमलेश, जो अब तक अकेला गुमसुम बैठा था, मनोज के पास आया। आंखें भीगी थीं। मैंने तुझसे जलन की थी मनोज, लेकिन तूने मुझे माफ किया। अब मैं भी अपने आंगन का फल गरीबों को दूंगा। जब फल सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशा बन जाए, वहीं असली खेती होती है। कमलेश। शिवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह एक आदर्श बना, जहां हर पेड़, हर फल और हर इंसान एक दूसरे का सहारा बन गया। और वह बीज, किसी को नहीं पता वो कहां से आया, लेकिन अब हर बच्चे की कहानियों में वो मनोज का बीज कहलाता है, जो भूख से नहीं, भरोसे से उगा था। अब शिवपुर गांव की पहचान सिर्फ एक गांव की नहीं रही, वो एक मिसाल बन चुका था। पूरे जिले में बातें होने लगीं। वहाँ हर घर में फलदार पेड़ उगते हैं। भूख वहाँ मेहमान बनकर भी नहीं आती, लेकिन जैसे ही बढ़ती रोशनी होती है, वैसे ही परछाइयाँ भी गहरी होने लगती हैं। रहस्यमयी आगमन एक दिन गांव के उत्तर दिशा की ओर से काले घोड़े पर सवार एक अजनबी गांव में आया। चेहरा ढका हुआ, आंखें तेज और हाथ में एक चमकता हुआ पीतल का दीपक। उसका नाम था रहमान शाह। वह खुद को एक औषधि और आयुर्वेद व्यापारी बताता था। रहमान शाह मुस्कुराकर, मैंने सुना है इस गांव में चमत्कारी पेड़ हैं। मुझे कुछ फल चाहिए अपने शोध के लिए। मनोज और गांव वालों ने सोचा, अगर वो अच्छे इरादे से आया है तो फल देने में क्या हर्ज है। लेकिन सावित्री को उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी दिखी। सावित्री धीरे से मनोज से कहा, ये आदमी वैसा नहीं लगता जैसा दिखता है। इससे थोड़ा संभल कर बात करना। दीपक की चाल। रहमान शाह ने गांव से कुछ फल लिए और लौट गया, पर उसने जाते समय एक चालाकी की। अपने जादुई दीपक को गांव की एक बुजुर्ग औरत के आंगन में गाड़ दिया। रात होते ही गांव में एक अजीब सी हवा चलने लगी। जो फल पेड़ों से गिरते वो सड़ने लगे। पेड़ों की हरी पत्तियां धीरे धीरे काली और मुरझाई होने लगी। जानवर भी बेचैन हो उठे। गांव में डर फैलने लगा। साधु बाबा का पुनः प्रकट होना। मनोज उस रात बेचैन होकर पेड़ के नीचे बैठा रहा। अचानक हल्की चांदनी में वही साधु बाबा प्रकट हुए। साधु बाबा ने कहा, मनोज, संकट बाहर से नहीं, भीतर से आया है। किसी ने गांव की मिट्टी में लालच का बीज बो दिया है। जब तक वो दीपक नहीं निकलेगा, ये पेड़ मरते रहेंगे। बाबा, लेकिन वो दीपक कहाँ है? तलाश दिल से करनी होगी, आंखों से नहीं। और हाँ, यह काम तुम अकेले नहीं कर सकते। अंधेरे में खोज मनोज ने अगले दिन गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर ये गांव सिर्फ मेरा नहीं रहा, तो ये जिम्मेदारी भी मेरी अकेली नहीं है। चलो,
मिलकर हर आंगन को, हर कोने को ढूंढें। गांव के छोटे बड़े, जवान बूढ़े, औरतें, बच्चे सब निकल पड़े। 3 दिन बाद एक बच्चे ने खेलते हुए बुजुर्ग ललिता अम्मा के आंगन में मिट्टी खोदते हुए वो चमकता दीपक ढूंढ निकाला। जैसे ही दीपक को बाहर निकाला गया, गांव में बिजली चमकी, पेड़ों की पत्तियां फिर से हरी हो गईं और फलों की खुशबू वापस लौट आई। रहमान शाह का सच उसी शाम। रहमान शाह दोबारा गांव आया, इस बार घोड़े पर नहीं, पैदल। उसके चेहरे पर घबराहट थी। कमलेश, जो अब मनोज का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था, उसे रोक कर बोला, तेरा जादू अब यहां नहीं चलेगा रहमान शाह। तुम लोगों ने कैसे खोज लिया वो दीपक? मैं तो बड़े बड़े शहरों को बर्बाद कर चुका हूं। तुम लोग तो छोटे किसान हो। कभी सोचा है रहमान, एक पेड़ अकेला होता है, लेकिन उसकी जड़ें पूरे जंगल से जुड़ी होती हैं। शिवपुर अब एक जड़ नहीं, पूरा जंगल है। इस दीपक ने डर भी लाया, लेकिन फिर एकता भी। मनोज मुस्कुराकर, और यही शिवपुर की असली ताकत है। जब गांव एक हो जाए तो किसी रहमान शाह की चाल नहीं चलती। अगले अध्याय की झलक, यदि चाहे। एक दिन शिवपुर में एक भटकता हुआ बच्चा आता है जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके पास भी एक रहस्यमयी बीज है। या शिवपुर का पेड़ अब फूल देना बंद कर देता है और एक नई यात्रा शुरू होती है, हिमालय की ओर। या मनोज बीमार पड़ता है और उसका इलाज सिर्फ उस फल में है जो कभी उसने मुफ्त में दिया था। शिवपुर अब एक शांत, समृद्ध और सुंदर गांव बन चुका था। चारों ओर हरियाली थी, पेड़ फिर से फल देने लगे थे और हर किसी के चेहरे पर सुकून था। लेकिन एक सुबह जब सावित्री मंदिर से लौट रही थी, उसने देखा कि गांव के तालाब के किनारे एक छोटा सा बच्चा बैठा है। नंगे पांव, गंदे कपड़े, आंखों में डर और मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। बिना नाम का बच्चा सावित्री ने पास जाकर पूछा। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? बच्चा बस उसकी ओर देखता रहा। वो कुछ बोल नहीं पाया, शायद ये बोल नहीं सकता। सावित्री उसे अपने घर ले आई। मनोज ने बच्चे को खाना दिया, नहलाया, साफ कपड़े पहनाए। बोल नहीं सकता, पर इसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अनोखा बीज। अगली सुबह वह बच्चा अचानक खेत के पास की मिट्टी में कुछ खुदाई करने लगा। सब सोच रहे थे कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वो बार बार उसी जगह खुदाई करता रहा। कुछ देर बाद उसकी उंगलियों से एक छोटा सुनहरा बीज निकला, जो साधारण बीजों से कहीं अधिक चमकदार था। मनोज चौंक गया। ये बीज, ये वैसा ही है जैसा उस साधु बाबा ने मुझे दिया था, लेकिन ये तो उससे भी अलग है। सावित्री और मनोज ने मिलकर वो बीज घर के पास की जमीन में बो दिया। बच्चा वहीं खड़ा रहा, मुस्कुराकर। एक रात, एक सपना उस रात मनोज को फिर से वही साधु बाबा सपने में दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके साथ एक छोटी सी लौ जल रही थी। साधु बाबा ने कहा, मनोज, ये बच्चा सिर्फ एक गूंगा अनाथ नहीं, ये धरती माता का संदेशवाहक है। जो बीज उसने लाया है वो केवल उन्हीं जगहों पर फलता है जहां भूख से ज्यादा सेवा होती है और लोभ से ज्यादा प्रेम। पर ये बीज एक परीक्षा भी है। कैसी परीक्षा बाबा? जब ये बीज फलेगा तो वो फल हर बीमारी की दवा होगा, लेकिन सिर्फ वही खा सकेगा जिसे भूख से ज्यादा दूसरों की भूख की फिक्र हो। बीज का चमत्कार। 3 दिन बाद उस जगह से एक नया पेड़ उगा, जिसकी पत्तियां नीली और सुनहरी थीं। उसमें पहले ही दिन एक अकेला फल लगा, वो भी हल्की रोशनी में चमकता हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी खबर आई, गांव के ही धोबी रमेश का बेटा बीमार है और शहर के डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। मनोज ने उस फल को बिना सोचे रमेश के बेटे को खिला दिया। अगले ही दिन वह लड़का उठकर चलने लगा। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा। गूंगा बच्चा बोल उठा। इसी रात मनोज जब घर लौट रहा था, तब वही बच्चा पास आया और पहली बार उसके होंठ हिले। बच्चा धीरे से धन्यवाद। मनोज और सावित्री स्तब्ध रह गए।
बच्चे की आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। इसने पहला शब्द हमारे लिए कहा। अंतिम दृश्य अब वह बच्चा दीपक कहलाया, क्योंकि उसने गांव में एक नया उजाला लाया था। वो मनोज और सावित्री का दत्तक बेटा बन गया। गांव वाले कहते थे, शिवपुर की कहानी अब मनोज और सावित्री की नहीं रही, अब इसमें दीपक की भी रोशनी है। शिवपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह एक जीती जागती प्रेरणा बन चुका था। पूरे जिले के लोग यहाँ आते, फल खाते, बीमारियां ठीक होती और लौटते हुए आंखों में विश्वास लिए जाते। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। दीपक का सपना दीपक अब 11 साल का हो चुका था, चुप और सरल, लेकिन अंदर से बहुत गहराई वाला। उस रात उसे सपना आया, एक सुनहरी घाटी, चारों ओर चमकते पहाड़ और बीचों बीच एक विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे वही साधु बाबा बोल रहे, दीपक, अब तुम्हारी अगली यात्रा शुरू होती है। 7 बीज बिखरे हैं इस धरती पर, उन्हें खोजो। हर बीज एक गुण है, सच्चाई, करुणा, धैर्य, सेवा, त्याग, ज्ञान और प्रेम। जब ये 7 बीज एक जगह बोए जाएंगे, तब धरती खुद बोलेगी। सुबह दीपक ने सपना मनोज और सावित्री को बताया। यात्रा की तैयारी मनोज कुछ पल शांत रहा। दीपक, शायद अब समय आ गया है कि तुम अपनी कहानी को खुद आगे बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। सावित्री ने एक कपड़ा सीकर उसमें कुछ फल, रोटी और एक पुराने बीज का टुकड़ा बांध दिया, ताकि दीपक को गांव की याद हमेशा साथ रहे। गांव वालों ने उसे आशीर्वाद दिया और दीपक अपनी छोटी यात्रा टोली के साथ निकल पड़ा, जिसमें थे मनोज, साथ में कमलेश, अब उसका सबसे बड़ा सहयोगी, नन्हा बिल्ला, एक शरारती लेकिन बहादुर बच्चा। पहली घाटी, सच्चाई का बीज। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे एक वीरान टीले पर पहुंचे, जहां कोई भी पेड़ नहीं था, सिर्फ सूखी मिट्टी। वहीं एक बूढ़ा आदमी मिला, सत्यपाल, जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका था, लेकिन उसकी आवाज में शांति थी। अगर तुमने झूठ बोला तो ये जमीन तुम्हारे पैरों से खिसक जाएगी। बोलो, क्यों आए हो यहां? दीपक ने सच सच सब बता दिया, सपना, बीज और साधु बाबा की बात। तभी जमीन से एक चमकदार बीज ऊपर आया। पहला बीज मिल चुका था, यह था सच्चाई का बीज। दूसरी घाटी, करुणा का बीज। अगले दिन वो लोग पहुंचे एक बर्फीली जगह, जहां एक घायल भालू रास्ता रोके खड़ा था। कमलेश डर गया, बिल्ला पेड़ पर चढ़ गया, पर दीपक ने डरने की बजाय उस भालू के पैरों की ओर देखा। वहां एक कांटा चुभा था। बिना डरे उसने कांटा निकाला। भालू ने सिर झुकाकर उसे चाट लिया और चला गया, और वहां बर्फ के नीचे से निकल आया करुणा का बीज।